नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवाड़ी में। जैसा कि हम लोग यूपीटेट प्राइमरी लेवल की मैथ की क्लासेस देख रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या एवं संख्या पद्धति। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संख्याएं और संख्याओं के प्रकार, और उसके बाद हमने देखा था कि उससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं यूपीटेट में या जो आए हुए हैं उसको हल करने का हमने प्रयास किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संख्या एवं संख्या पद्धति में जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा विभाज्यता का नियम। क्या है हमारा दूसरा टॉपिक? विभाज्यता का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उन शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको जो भी तैयारी कराई जाएगी वो बिल्कुल जीरो स्तर से कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक स्तर से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी शिक्षक साथी को किसी भी टॉपिक में, किसी भी सवाल में कोई भी समस्या आती है तो हमें इन दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से फ़ोन पर जरूर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाज्यता के नियम में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो से विभाजित होने वाली संख्याओं के नियम, अर्थात दो से विभाज्यता का नियम। तो दो से विभाजित होने वाली संख्याओं में क्या होना चाहिए कि अगर किसी संख्या में जो इकाई का अंक है, किसी संख्या में इकाई का अंक अगर दो है, जीरो है, दो है, चार है, छः है या आठ है, तो वो संख्या जो है दो से विभाजित होती है। हमने क्या बताया? अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में जीरो, दो, चार, छः, आठ अगर देखने को मिलते हैं तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? दो से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 452, तो इकाई के अंक में क्या है? दो है, ये दो से विभाजित होगी। दूसरी संख्या मान लीजिए है 1254, इकाई के अंक में क्या है? चार है, ये भी क्या है? दो से विभाजित होगी। 3533, इसमें इकाई के अंक में क्या है? तीन है, तो ये संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। अर्थात यदि इकाई के अंक में जीरो, दो, चार, छः, आठ ये देखने को मिलते हैं तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? दो से विभाजित होगी। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीन से विभाजिता का नियम क्या कहता है। तीन से विभाजित होने वाली संख्या में हमें अंकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? अंकों का योग। अगर अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित होती है, अगर अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या भी तीन से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 672। अगर हम 672 के अंकों का योग निकाल लें तो 6 + 7 + 2, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13 और 2 15। अगर हम 15 को देखें तो 15 जो है वो तीन से पूरी तरह से विभाजित होती है। इसका मतलब है कि जो 672 है यह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लेते हैं 1 3 5 7 और ये मान लीजिए हो गया 4। 1 3 5 7 4, इसको अगर हम अंकों का योग निकालें तो 1 + 3 + 5 + 7 + 4, तो 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 4 20। 20 को अगर हम तीन से विभाजित करेंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 × 18, अर्थात यह जो है 20 तीन से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब है 13,574 संख्या जो है वो तीन से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो समझिए, जो संख्या, जिन संख्या के अंकों का योग, क्या देखना है हमें? जिस संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित होती है वह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं चार से विभाजितता का नियम क्या कहता है। चार से विभाजितता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, किसी संख्या के अंतिम दो अंक चार से पूर्णतः विभाजित होते हैं,
तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक 3136। 3136 में सबसे पहले हमें देखना है अंतिम के दो अंक। अंतिम के दो अंक क्या है? 36। अगर 36 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो 36 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 9 36। 36 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, इसलिए 3136 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ तक। 5 से विभाजितता का नियम देखें तो 5 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, किसी संख्या के अंतिम अंक या इकाई का अंक यदि 0 है या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे 420, 825, 12,275। कोई भी संख्या जिसकी इकाई के अंक में क्या हो, या तो 5 हो या तो 0 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 से विभाजितता का नियम। 6 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, किससे विभाजित होनी चाहिए? 2 और 3 से। यहाँ से वाह को हम लिख सकते हैं और, अर्थात यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 2 से विभाजितता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, इकाई के अंक में सम संख्या होनी चाहिए। 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, मान लीजिए 738 है। 738 की इकाई के अंक में क्या है? 8 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंकों का योग करेंगे तो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 6, अर्थात पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब है कि 738 जो है ये 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 से विभाजितता का नियम। ठीक, 7 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या में एक ही अंक 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, अर्थात 6 के गुणज में पुनरावृत्ति होती है, तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। और यदि पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो वहां पे हम 7 से भाग देकर वह संख्या को चेक कर सकते हैं कि वह 7 से विभाजित होती है अथवा नहीं होती। ठीक, तो हम केवल यहाँ पे उन्हीं संख्याओं को चेक कर सकते हैं जिसमें पुनरावृत्ति होती है। जिन संख्याओं में पुनरावृत्ति नहीं होती, वहां पे हमें 7 से भाग देना होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 8,88,888, मतलब 6 बार 8 है, तो यह संख्या जो है 7 से जरूर विभाजित होगी। मान लो लिखा है 6 6 6 6 6, 6 बार 6 लिखा हुआ है, तो यह संख्या भी 7 से जरूर विभाजित होगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 8 से विभाजितता का नियम। 8 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? जैसे हम लोगों ने 4 का विभाजितता का नियम देखा था कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक वैसे ही 8 का विभाजितता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 14,872। अब इसके अंतिम 3 अंक कौन से हैं? 872। 872 को अगर 8 से विभाजित करेंगे तो 8 एकम 8, फिर 0 आएगा और 8 नवा 72। इसका मतलब है 872 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 14,872 यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग चलते हैं 9 से विभाजितता का नियम। 9 से विभाजितता का नियम, जैसे हम लोगों ने 3 का विभाजितता का नियम पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। ठीक वैसे ही अगर अंकों का योग
9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। 9 से, जैसे मान लीजिए संख्या है 5463, तो इसके अंकों का योग 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18। 18 को अगर हम 9 से भाग करते हैं तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब है कि 5463 ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक। इसके बाद देखते हैं 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 10 का विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक शून्य है तो वह 10 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या हो जिसके अंत में क्या हो, जीरो हो, जिसके अंत में जीरो हो वह 10 से विभाजित हो जाती है। 11 से विभाज्यता का नियम, इसको जरूर समझ लेंगे। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो विभाज्यता का नियम है वो है 3 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम और 11 का विभाज्यता का नियम। तो 11 का विभाज्यता का नियम हम लोग देख लेते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, विषम स्थानों क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना है कि कोई संख्या 11 से विभाजित होती है अथवा नहीं होती है, तो सबसे पहले हम विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, फिर सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक संख्या लिखी हुई है 13,574, तो सम स्थान एक एक कर को हम जोड़ते जाएंगे। जैसे इसको हम मान लेंगे पहले नंबर पे है, ये हमारा तीसरे नंबर पे है, ये हमारा 5वें नंबर पे है, तो ये हो गए विषम स्थान के अंकों का योग। तो हम जोड़ लेंगे 1 प्लस 5 प्लस 4, इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 4 10, ये क्या हो गए विषम स्थान, विषम स्थानों के अंकों का योग। और सम स्थानों के अंकों का योग जो दूसरे नंबर पे है और जो चौथे नंबर पे है, तो 3 प्लस 7 इसको जोड़ेंगे तो ये भी आ गया 10, ये हो गया सम स्थानों के अंकों का योग। दोनों स्थानों के अंकों का योग का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो दोनों को अगर हम घटाएंगे, एक में से दूसरे को घटाएंगे, अगर घटाने पे ये आ जाता है शून्य, अगर घटाने पे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो दी गई संख्या अर्थात 13,574 यह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और अगर दी गई संख्या के जो हम अंतर निकालेंगे, मतलब विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग जोड़ने के बाद जब उसका अंतर निकाल लेंगे, अगर यह अंतर शून्य नहीं आता है तब वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 32,442, तो इसमें ये हमारे हो गए विषम स्थान अर्थात 3 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 5 8 2 10। और सम स्थान हो गए हमारे 2 प्लस 4 कितने हो गए 6। अब 10 और 6 इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ पे जीरो नहीं आया, इसका मतलब है ये संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है यहाँ पे। चलिए अगर मान लीजिए एक सवाल हम ऐसे देख लेते हैं कि 3 5 4 यहाँ पे एक खाली स्थान है और यहाँ पे है 6। अब अगर कहे कि ये संख्या 11 से विभाजित होने के लिए खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी, ये जो संख्या दी गई है यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाए कि यह पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाए, तो हमें क्या करना है, हमें विषम स्थान के अंकों का योग निकालना है, फिर सम स्थान के अंकों का योग निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे संख्या होती है x, अगर यहाँ पे संख्या x होती, मान लेते हैं यहाँ पे संख्या x होती, तब ये पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जाती। तो हम पहले विषम स्थान के अंकों का योग निकाल लेते हैं, तो हो गया 3 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया 6 4 10 10 3 13। तो विषम स्थान के अंकों का योग कितना आया 13।
अब सम स्थान के अंकों का योग अगर निकाल लें तो 5 + x। अब कह रहा है, हमने बताया कि इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अर्थात 13 + 5, सॉरी 13 में से अगर हम 5 + x को घटाएं तो इसका अंतर कितना आना चाहिए, 0। इसका मतलब है कि 13 और 5 + x ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ बताया था कि विषम स्थान के अंकों का योग कितना आया था, 10, और सम स्थान के अंकों का योग कितना आया था, 10। दोनों का अंतर 0। दोनों का अंतर 0 कब होगा, जब दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर होंगी। इसका मतलब है 13 हमारा बराबर होना चाहिए 5 + x के। अब यहाँ से अगर हम x निकालें तो अगर हम इसका पक्षांतर करें तो 5 इधर आएगा तो 13 - 5 = x, और 13 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 8 भर दें, x की जगह पे क्या भर दें, 8 भर दें, तो दी गई संख्या जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब अगर हम 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। सम स्थानों के अंकों का योग भी 13 और विषम स्थान के अंकों का योग भी 13। इसका मतलब है दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके के सवाल जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें एक नियम और है कि यदि किसी संख्या में एक अंक की पुनरावृत्ति सम संख्या में हुई है, सम संख्या में हुई का मतलब है, मान लेते हैं कि कोई भी एक संख्या जैसे 4 है और 4 4 बार आया हुआ है, या 4 जो है वो 6 बार आया हुआ है, या कोई भी एक्स वाई जेड संख्या, कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या ए है और ये या तो 2 बार आए, या तो 4 बार आए, या तो 6 बार आए, या तो 8 बार आए, या तो 10 बार आए, अर्थात कोई भी संख्या कितनी बार आनी चाहिए, सम बार आनी चाहिए। अर्थात उसकी पुनरावृत्ति सम संख्या में हुई हो तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है यहाँ तक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा विभाज्यता का नियम। और इससे रिलेटेड एक सवाल हमें पीवाईक्यू में मिला हुआ है। ठीक, सवाल और भी हैं, आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको इससे संबंधित सवाल जो है वो जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रश्न देख लेते हैं जो कि यूपी टेट 2013 में पूछा गया हुआ है। यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 और यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, 3 से विभाज्य है, तो जो खाली स्थान है, क्वेश्चन मार्क है, उसके स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, सबसे बड़ा अंक होगा, कौन सा होगा। हमारे पास है 8 6 7 9। तो सवाल को देख लेते हैं, चलिए। 5 1 3 2 4 1 6 और यहाँ पे है हमारा खाली स्थान क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि यह 3 से विभाज्य है। दी गई संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता के नियम में हमने बताया कि दी गई संख्या के अंकों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं, 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6, और ये खाली स्थान को हम छोड़ देते हैं। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16 और 16 6 22। 22 को अगर हम देखें तो ये 3 से विभाजित नहीं होती है। अब इसमें सवाल में कह रहा है कि खाली स्थान पर हमें सबसे बड़ा अंक भरना है। तो सबसे बड़ा अंक 8 6 7 9 में हम क्या जोड़ भरें कि जो है दी गई संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि 22 में इन दी गई संख्याओं में हम क्या जोड़ें कि जो योग आए वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को जोड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा अंक। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे 9। अगर हम 9 जोड़ें तो ये आता है 22 9 31। 31 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होती। इसका मतलब है चौथा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद उससे छोटी संख्या हमें मिलती है 8। 22 में हम जोड़ेंगे 8। 22 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 30। 30 को अगर हम 3 से विभाजित करें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका मतलब है अगर ये इन खाली स्थान पर जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क हैं, अगर हम यहाँ पे 8 भर दें तो ये दी गई संख्या जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है यहाँ तक। तो उम्मीद है आपको विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा।
अगर आपको विभाज्यता का नियम समझ में आया है, इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो आप हमें इन व्हाट्सएप के नंबर पर, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 24/7 कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अंत में फिर हम आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से संतुष्ट हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए। चैनल में नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंच जाएं। और अपने शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं।